दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज का जो हमारा वीडियो होगा ये आपका उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की जो परीक्षा 2015 में हुई थी उस परीक्षा में जो पूरे 100 प्रश्न पूछे गए थे टोटल 4 पार्ट से। तो दोस्तों ये वीडियो आपका राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 के प्रथम पाली का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र होगा, अर्थात फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन पेपर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आप सभी को आने वाली 2020-21 में जो भी राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल की जो परीक्षाएं होने वाली हैं और जो वैकेंसी आ रही हैं उन सभी वैकेंसी और उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। क्योंकि 2015 से लेकर के अब तक राजस्व लेखपाल या चकबंदी लेखपाल की कोई परीक्षा नहीं हुई है और अब वैकेंसी आ रही है 2020-21 में। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर का पेपर देखने से आप सभी को ये बहुत अच्छा खासा अनुभव हो जाता है कि आखिर में लेखपाल उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल या उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल की परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, प्रश्नों का स्तर क्या होता है और सिलेबस और पैटर्न क्या होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आप सभी के आगामी जो भी राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल की परीक्षा होने वाली है उसके दृष्टिकोण से। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 13 सितंबर 2015 को जो परीक्षा हुई थी उसका प्रथम पाली में पहले भाग में पहला प्रश्न हिंदी भाषा से था। प्रश्न संख्या 1 और 2 में निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरा के सही अर्थ चुनकर लिखिए। पहला है आपका प्रश्न, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ए अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। बी अपनों से बड़े पर क्रोध करना। सी कायरतापूर्ण व्यवहार करना। डी किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो दोस्तों पहले नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ होता है अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरे पर व्यर्थ में झुंझलाना, इसलिए आपका पहले नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ऑप्शन ए लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है। ऑप्शन बी दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। सी बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। डी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तीसरा प्रश्न है आपका, निर्देश दिया जा रहा है तीसरे और चौथे प्रश्न के लिए कि प्रश्न संख्या 3 और 4 में लिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, क्रिस शब्द का उचित विलोम शब्द चुनना है। ऑप्शन ए है विटप, बी है हष्टपुष्ट, सी है केश, डी है भाव। तो दोस्तों तीसरे नंबर के प्रश्न में क्रिस शब्द का सही और उचित विलोम शब्द होगा आपका ऑप्शन बी हष्टपुष्ट, यानी कि क्रिश का विलोम होता है हष्टपुष्ट, क्योंकि क्रिश का मतलब होता है दुबला पतला और दुबले पतले का विलोम होगा हष्टपुष्ट। चौथा प्रश्न है आपका अल्पज्ञ। अब दोस्तों अल्पज्ञ का उचित विलोम होगा ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी अभिज्ञ, ऑप्शन सी अवज्ञ, ऑप्शन डी कृतज्ञ। तो दोस्तों चौथे नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए सर्वज्ञ बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अल्पज्ञ का विलोम शब्द सर्वज्ञ होता है। पांचवा प्रश्न है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। ए खूंटियां, बी खूंटियों, सी खूंटियां, डी खूंटियों। तो दोस्तों पांचवें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी खूंटियां बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि खूंटी शब्द का बहुवचन खूंटिया होता है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज अजन्मा। तो दोस्तों अज अजन्मा का अनेकार्थी शब्द होगा आपका ऑप्शन ए आजन्म, बी निर्भीक, सी आजीवन, डी ईश्वर। अब दोस्तों अज अजन्मा का जो सबसे सही अनेकार्थी शब्द होगा वो आपका ऑप्शन डी ईश्वर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अज अजन्मा का अर्थ होता है जिसका कभी जन्म और मृत्यु न हो, अर्थात ईश्वर। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है।
ए प्रतिनिधि, बी प्रतिनिधि, सी प्रतिनिधि, डी प्रतिनिधि। तो दोस्तों 7वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए प्रतिनिधि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपका उक्त विकल्पों में सबसे शुद्ध शब्द आपका प्रतिनिधि ऑप्शन ए ही है। दोस्तों 8वां और 9वें प्रश्न के लिए निर्देश दिया जा रहा है कि वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं, त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी वाले गोले को पूरी तरह काला करें। अब दोस्तों 8वें नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं। ऑप्शन ए विद्यालय में, बी जलपान को, सी उत्तम प्रबंध है, डी कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों 8वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी जलपान को बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात जलपान को में त्रुटि है, क्योंकि सही उत्तर होगा आपका विद्यालय में जलपान को की जगह जलपान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपका मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं। ए मुझे, बी रेलगाड़ी में यात्रा करना, सी अच्छी लगती है, डी कोई त्रुटि नहीं। तो दोस्तों 9वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी अच्छी लगती है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात अच्छी लगती है जो ये शब्द है इसमें त्रुटि है। 10वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए आज, बी आंख, सी अग्र, डी आग। तो दोस्तों 10वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी अग्र बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जितने भी ये चारों विकल्प दिए गए इन चारों विकल्पों में आपका अग्र जो है वो आपका तत्सम शब्द है, और तत्सम शब्द का मतलब होता है ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से डायरेक्ट उठा करके हिंदी में डाल दिया जाता है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वह शब्द जो संस्कृत में भी उसी रूप में हो और सेम टू सेम हिंदी में भी उसी रूप में हो उसको तत्सम शब्द कहते हैं, जबकि अन्य जो शब्द होते हैं वो आपके तद्भव शब्द हैं। अब दोस्तों 11वें और 12वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। तो 11वां प्रश्न है पर्वत की तलहटी। अब पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द चुनना है। ऑप्शन ए द्रोण, ऑप्शन बी बेसिन, ऑप्शन सी घाटी, ऑप्शन डी उपत्यका। तो दोस्तों 11वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी उपत्यका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पर्वत की तलहटी को उपत्यका का संज्ञा दिया जाता है, अर्थात उपत्यका कहा जाता है। 12वां प्रश्न है कंजूसी से धन व्यय करने वाला। ए कृपण, बी मसृण, सी मितव्ययी, डी अल्पव्ययी। तो दोस्तों 12वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए कृपण बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। अब दोस्तों 13वें और 14वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 13वें प्रश्न में प्रश्न है उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश 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 को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ए शत्रु, बी सहयोगी, सी विपक्षी, डी प्रतिरोधी। तो दोस्तों 13वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए शत्रु बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रश्न के अनुसार हृदय इतना उसका कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। 14वां प्रश्न है देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश 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 रहना चाहिए। ए उद्धृत, बी प्रबुद्ध, सी संबद्ध, डी उद्यत। तो दोस्तों 14वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी उद्यत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। यही बिल्कुल सटीक और सही रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए शब्द होगा। 15वां प्रश्न है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए कल्पवृक्ष, बी केवड़ा, सी कमल, डी गुलाब। तो दोस्तों 15वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी कमल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अरविंद का पर्यायवाची शब्द कमल होता है। अरविंद के अन्य पर्यायवाची शब्द जैसे कि जलज, पंकज, नीरज, सरोज, अंबुज ये सभी होते हैं आपके अरविंद के पर्यायवाची। 16वां प्रश्न है आपका निर्धन में कौन सी संधि है? ए अयादि संधि, बी यौन संधि, सी व्यंजन संधि, डी विसर्ग संधि। तो दोस्तों 16वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी विसर्ग संधि बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि निर्धन में आपका विसर्ग संधि आता है। 17वां प्रश्न है देशांतर में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु, डी द्वंद्व।
तो दोस्तों 17वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए कर्मधारय समास बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देशांतर में कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय के अन्य उदाहरण जैसे कि परमेश्वर है, नीलकमल है, ये सब के सब आपके कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। 18वां प्रश्न है, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी श्लेष, सी रूपक, डी उपमा। तो दोस्तों 18वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी रूपक अलंकार बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में रूपक अलंकार है, क्योंकि अंबर, तारा और उषा पर क्रमशः पनघट घट नागरी का आरोप हुआ है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? ए इष्टिका, बी कुपुत्र, सी अमी, डी उलूक। तो दोस्तों 19वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी अमीय बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इन चारों विकल्पों में जो तद्भव शब्द है वो आपका अमीय है। अमी का तत्सम रूप होता है आपका अमृत। अब दोस्तों 20वें और 21वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि लिखित वाक्यों में सही वाक्य का चयन करना है। 20वां प्रश्न है, ए तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं, बी तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं, सी तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं, डी तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो दोस्तों 20वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन डी तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, बिल्कुल सही वाक्य हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, ए जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, बी जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, सी जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, डी जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो दोस्तों 21वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, चारों विकल्पों में सबसे सही और सटीक होगा। 22वां प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ए उत्साह, बी शोक, सी रति, डी हास्य। तो दोस्तों 22वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी शोक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि करुण रस का अस्थायी भाव आपका हमेशा शोक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? ए आसन्न भूत, बी संदिग्ध भूत, सी सामान्य भूत और डी पूर्ण भूत। तो दोस्तों 23वें नंबर के प्रश्न में ऑप्शन डी पूर्ण भूत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकालिक भेद का पूर्ण भूत हो चुका है, इसलिए आपका ऑप्शन डी पूर्ण भूत बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ए संप्रदान कारक, बी कर्ता कारक, सी कर्म कारक, डी संबंध कारक। तो दोस्तों 24वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन ए संप्रदान कारक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें देने का भाव होने से संप्रदान कारक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए संप्रदान कारक राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों 25वां और आखिरी प्रश्न होगा हिंदी का, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए। ए ठठेरिन, बी ठठेरिनी, सी ठठेरी, डी ठठारी। तो दोस्तों 25वें नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए ठठेरिन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ठठेरा शब्द का सबसे शुद्ध और सही स्त्रीलिंग आपका ठठेरिन होगा। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 प्रथम पाली 13 सितंबर 2015 के पेपर में भाग 2 जो था वो आपका गणित भाषा का था, और गणित में आपका 26 नंबर पर जो प्रश्न था, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? ए 8.68 सेंटीमीटर, बी 8.84 सेंटीमीटर, सी 7.54 सेंटीमीटर, डी 7.84 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 26वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा
वो आपका ऑप्शन ए 8.68 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे वृत्त का व्यास बराबर डी, वृत्त की परिधि बराबर पाई डी, उसी प्रकार प्रश्न के अनुसार पाई डी माइनस डी बराबर आपका 18.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब डी में डी को कॉमन ले लेंगे, पाई माइनस 1 हो जाएगा बराबर आपका 18.6। अब डी बराबर, अब डी के बाद पाई का मान रख देंगे, 22/7 होता है पाई का मान, तो डी 22/7 माइनस 1 आपका बराबर हो जाएगा 18.6। फिर उसके बाद आपका डी 22 माइनस 7/7 हो जाएगा, 1 से गुणा करने पर बराबर हो जाएगा आपका 18.6। फिर डी गुणे 15/7, क्योंकि 22 में से 7 घटाएंगे तो 15 होगा, तो डी गुणे 15/7 बराबर 18.6। फिर डी बराबर आपका हल करने पर 8.68 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों 27 नंबर पर जो प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्त LCM क्रमशः 12 और 2448 हैं। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? A 248, B 204, C 348, D 284। तो दोस्तों 27 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी 348 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो आपका HCF बराबर 12 दिया हुआ है क्वेश्चन में, LCM बराबर 2448 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसका लॉसो गुणे मौसो बराबर होता है A गुणे B बराबर आपका 12 गुणे 2448 पहला समीकरण हो जाएगा, और A माइनस बी बराबर 60 आपका ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब उसके बाद अब सूत्र जब होता है आपका a प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। अब इसी सूत्र में रख देंगे इस दोनों को समीकरण को, तो आराम से निकल जाएगा। a प्लस बी का मान जहाँ जहाँ रखेंगे वहाँ से आराम से निकल जाएगा। तो आपका अंडर रूट a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab बराबर हो जाएगा आपका 60 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 12 गुणे 2448 बराबर आपका हो जाएगा 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा, और 4 गुणे 12 गुणे 2448 बराबर आप 1,17,504 हो जाएगा। अब a प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 12,11,04 बराबर आपका हो जाएगा। अब अंडर रूट को इससे बाहर निकालेंगे 12,11,04 को, तो आपका 348 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 रुपया अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा? A 5700 रुपया, B 6300 रुपया, C 3350 रुपया और D 5250 रुपया। तो दोस्तों 28 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी 5250 रुपया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। माना स्कूटर का मूल्य 9x एवं मोपेड का मूल्य 5x है, क्योंकि दिया हुआ है। अब प्रश्न के अनुसार 9x बराबर 5x धन 4200 हो जाएगा। अब 9x माइनस, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस 4x हो जाएगा, तो 9x माइनस 4x बराबर आपका 4200, इसलिए 4x बराबर 4200 हो जाएगा, इसलिए x बराबर आपका 1050। अब मोपेड का मूल्य है आपका 5x, तो x का मान 1050 आ गया है, तो 5x बराबर 5 गुणे 1050 बराबर 5250 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 29 नंबर पर प्रश्न है, तीन संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? A 176, B 192, C 162, D 120। तो दोस्तों 29वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन बी 192 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 3 और तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो आपका पहला 2 और 3 दिया हुआ है। अब इसका त्रियक गुणा कर लेंगे तो आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा ये, और 5 3 15 हो जाएगा ये, और 8 3 24 हो जाएगा ये। अब माना पहली दूसरी तथा तीसरी संख्या क्रमशः 10x 15x और 24x है, तब प्रश्न के अनुसार 10x धन 15x धन 24x बराबर आपका 392 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब तीनों आपका जोड़ लेंगे 10x 15x और 24x तो 49x हो जाएगा। अब 49x बराबर 392, इसलिए x बराबर 392 बटे 49 बराबर आपका 8 हो जाएगा। अब तीसरी संख्या कैसे होगा? 24x तीसरी संख्या दिया गया है, तो 24x यानी कि 24 गुणे 8 बराबर 192 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? A 9320 वर्ग मीटर, B 9450 वर्ग मीटर, C 9560 वर्ग मीटर और D है 9720 वर्ग मीटर। तो दोस्तों 30वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी 9720 वर्ग मीटर होगा। त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5x 12x एवं 13x हैं।
परिमाप बराबर 540 आपका दिया हुआ है। अब 5x प्लस 12x प्लस 13x बराबर 540 हो जाएगा, इसलिए 30x बराबर 540, तो x बराबर आपका हो जाएगा 18। अब त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 90 मीटर, 216 मीटर और 234 मीटर दी गई हैं क्वेश्चन में, तो s बराबर हो जाएगा आपका a धन b धन c बटे 2, इसलिए 200 बराबर हो जाएगा आपका 270 के। अब ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो 270 गुणे 180 गुणे 54 गुणे 36 करेंगे तो आपका 9720 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। 33 नंबर पर जो प्रश्न है, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। मेज के कर्ण की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन ए 12.5 मीटर, ऑप्शन बी 5 मीटर, ऑप्शन सी 10 मीटर, ऑप्शन डी 12 मीटर। तो दोस्तों 31 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा हल करने पर वो आपका ऑप्शन सी 10 मीटर हो जाएगा। अब ये आपका वर्ग दिया हुआ है, देखिए ए बराबर 8 मीटर, बी बराबर 6 मीटर और उसके बाद आपका विकर्ण दिया है 10 मीटर। अब इसको कैसे निकालेंगे? अब प्रश्न में दिया हुआ है 2a धन b बराबर आपका 28 हो जाएगा। अब a धन b बराबर आपका 14 पहला समीकरण हो जाएगा। अब a गुणे b बराबर 48 हो जाएगा और a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab आपका सूत्र होता है। तो अब a प्लस बी, जहाँ a और b का मान रख देंगे तो a बराबर आपका 14 दिया हुआ है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 48 हो जाएगा, तो 196 माइनस 92 बराबर 4 हो जाएगा। अब a माइनस बी बराबर अंडर रूट 4, इसलिए a माइनस बी बराबर 2 आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर 2a बराबर 16 और a बराबर 8 मीटर हो जाएगा। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर आपका 8 धन b बराबर 14, अब b बराबर 14 माइनस 8 बराबर 6 मीटर हो जाएगा। आयताकार मेज की जो लंबाई होगी वो आपका 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। अब मेज का कौन निकालेंगे तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 64 धन 36 बराबर 100 हो जाएगा, तो टोटल आपका 10 मीटर हो जाएगा राइट आंसर। 32 नंबर पर जो प्रश्न है, एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी? ए 5 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 4 सेंटीमीटर और डी 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 32 नंबर के प्रश्न में हल करने पर आपका सबसे सही विकल्प ऑप्शन ए 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, माना त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः ए, बी और सी हैं। अब प्रश्न के अनुसार a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 आपका दिया हुआ है। माना त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा a बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है, अतः शेष दोनों भुजाओं की लंबाई b धन c है। अब 30 माइनस 13 बराबर 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब s बराबर जो है a प्लस बी प्लस सी बटे 2 आपका सूत्र होता है, तो 13 धन 17 बटे 2 हो जाएगा, तो आपका 30 बटे 2 बराबर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब माना त्रिभुज की शेष दो भुजाओं में एक भुजा x सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा होगी बराबर 17 माइनस x सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका सूत्र होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब मान रख देंगे जहाँ जहाँ दिया हुआ है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वहाँ वहाँ उसका केवल मान रखना है। तो मान रखेंगे तो 30 बराबर आपका अंडर रूट 15, 15 माइनस 13, 15 माइनस एक्स, 15 माइनस 17 धन एक्स तो हो जाएगा। तो लास्ट में दोस्तों हल करने पर आपका त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे? ए 400, बी 600, सी 200, डी 300। तो दोस्तों 33 नंबर के प्रश्न में हल करने पर आपका बी ऑप्शन 600 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहिए की त्रिज्या r 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, परिधि बराबर 2πr होता है, तो 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 21 बराबर 132 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे परिधि, तो 792 गुणे 100 बटे 132 बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 792 गुणे 100 बटे 132 हो जाएगा। तो काटने पर आपका 600 चक्कर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर पर प्रश्न है, किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दोगुना तेज है और एक महिला एक लड़के से दोगुनी तेज है। यदि वे सभी अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हों तो एक लड़का अकेले उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा? ए 28 दिन, बी 7 दिन, सी 21 दिन, डी 14 दिन। तो दोस्तों 34वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा हल करने पर वो आपका ऑप्शन ए 28 दिन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पुरुष और महिला के काम का अनुपात 2:1 प्रश्न में दिया है। अब महिला और लड़के के काम का अनुपात 2:1 दिया है प्रश्न में। पुरुष महिला और लड़के के काम का अनुपात आपका 4:2:1 हो जाएगा और काम में लगे समय का अनुपात आपका 1:2:4 हो जाएगा। ये सारे के सारे जो आपके प्रश्न दिए हुए हैं। अब माना पुरुष कार्य को x दिन, महिला 2x दिन और लड़का 4x दिन में करेगा, तो प्रश्नानुसार तीनों का काम जो है 1 दिन का काम हो जाएगा। आपका 1/x धन 1/2x धन 1/4x बराबर हो जाएगा 1/4 के। अब बराबर हल करेंगे तो 4 धन 2 धन 1/4x हो जाएगा, बराबर आपका 1/4 हो जाएगा।
अब 4x बराबर 7, तो इसलिए 7 गुणे 4 बराबर आपका x बराबर 7 हो जाएगा। अतः लड़के द्वारा काम में लगा समय आपका 4x हो जाएगा, तो 4 गुणे 7 बराबर आपका 28 दिन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए? ए 60 लीटर, बी 72 लीटर, सी 44 लीटर, डी 52 लीटर। तो दोस्तों 35 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा हल करने पर वो आपका ऑप्शन ए 60 लीटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अम्ल और पानी का अनुपात आपका 2:1 है, तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा 60 गुणे 2/2 बराबर आपका 40 लीटर हो जाएगा। अब मिश्रण में पानी की मात्रा बराबर 60 - 40 बराबर 20 लीटर हो जाएगा। यदि मिश्रण में x लीटर पानी मिलाने पर अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है, तो अतः 40/20 धन x बराबर 1/2 हो जाएगा, तो 20 धन x बराबर 80, तो x बराबर 80 - 20 बराबर 60 लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC में यदि कोण a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 25 सेंटीमीटर, b बराबर 7 सेंटीमीटर, तो tan b का मान क्या होगा? a 24/7, b 24/25, c 7/25, d 7/24। तो दोस्तों 36वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा हल करने पर वो आपका 7/24 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। त्रिभुज ABC में a 90 डिग्री दिया है, समकोण के सामने की भुजा BC बराबर a बराबर 25 सेंटीमीटर है तथा कोण B के सामने की भुजा AC बराबर B बराबर 7 है, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर धन AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर होता है, ये सूत्र होता है। अब AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर आपका 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। अब AB स्क्वायर बराबर 625 माइनस 49 बराबर 576, इसलिए AB स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा 24 का स्क्वायर। अब AB बराबर 24 हो जाएगा, तो tan B का मान होता है लंब बटे आधार, तो आपका 7/24 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस चित्र के हिसाब से भी आसानी से समझ सकते हैं। 35वां प्रश्न है, यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा? ए 10/1/2%, बी 12%, सी 10%, डी 15%। तो दोस्तों 37वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है हल करने पर वो आपका 12% बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लीजिए कैसे होगा। ब्याज बराबर 1 पैसा, मूलधन बराबर 100 पैसा, समय बराबर 1/12 वर्ष दिया है, तो दर ज्ञात करना है हमको। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। 1 बराबर 100 गुणे r गुणे हो जाएगा 1/12 के और बटे कर देंगे 100, तो आपका दर निकल जाएगा कितना काटने पर, तो 100 से 100 आपको कट जाएगा और इसी तरीके से आपका 12% जो है वो आपका वार्षिक ब्याज हो जाएगा। 38 नंबर पर प्रश्न है, 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन का मान क्या होगा? ए 8, बी 16, सी 2, डी 4। तो दोस्तों 38वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी 16 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे? यदि प्रेक्षणों में n से गुणा किया जाता है तो मानक विचलन n गुना बढ़ जाता है, अतः 2 से गुणा करने पर विचलन 2 गुना बढ़ जाएगा, इसलिए मानक विचलन का मान हो जाएगा 2 × 8 बराबर 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा? अब दोस्तों ये आपका सारे मान दिया हुआ है, 25, 26, 27, 23, 27, 26, 24, x 27, 26, 25, 25। अब a 26, b 27, c 24, d 25 आपका दिया हुआ है। अब 39वें नंबर के प्रश्न में हल करने पर जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी 27 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिए गए आंकड़ों में बहुलक 27 प्राप्त करने के लिए x के स्थान पर 27 रखने पर आंकड़ों में 27 सर्वाधिक 4 बार प्राप्त होती है, अतः बहुलक आपका 27 हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, 1, 6, 8, 3, 2 के माध्य और माध्यिका का योगफल है, a 10, b 12, c 6, d 7। तो दोस्तों 40वें नंबर के प्रश्न में हल करने पर आपका सबसे सही विकल्प ऑप्शन डी 7 हो जाएगा। जैसे माध्य 1 धन 6 धन 8 धन 3 धन 2/5 हो जाएगा, टोटल जो संख्या ये टोटल कितनी है 5 है, तो नीचे आपका 5 हो जाएगा, 5 से भागे देंगे। अब माध्यिका प्राप्त करने के लिए 1, 6, 8, 3, 2 को आरोही क्रम में रखना होगा, तो 1, 2, 3, 6, 8 हो जाएगा, अतः माध्यिका बराबर n+1/2वां पद, तो 5 धन 1/2 बराबर 3वां पद आपका 3 हो जाएगा। अब माध्य और माध्यिका का योगफल आपका 3 धन 4 बराबर 7 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब 41 नंबर पर जो प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा, शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है, वह कितनी दूर चलता है? ए 24 किलोमीटर, बी 33 किलोमीटर, सी 27 किलोमीटर, डी 22 किलोमीटर। तो दोस्तों 41वें नंबर के प्रश्न में हल करने पर जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी 22 किलोमीटर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए, माना कुल दूरी बराबर x किलोमीटर। अब प्रश्न के अनुसार x - 2/11x धन 17/22x
ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1 के बराबर हो जाएगा। अब x माइनस 4x माइनस 17x बटे 22 हो जाएगा बराबर 1 के। अब x माइनस 21x बटे 22 बराबर 1 और 22x माइनस 21x बटे 22 बराबर 1, तो x बराबर आपका 22 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम जानते हैं कि बारंबारताएं a वर्गों की ऊपरी सीमाओं पर केंद्रित हैं, b वर्गों की निम्न सीमाओं पर केंद्रित हैं, c सभी वर्गों पर समान रूप से बंटित हैं और d वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित हैं। तो दोस्तों 42वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित हैं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य की गणना करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित होते हैं। 43वां प्रश्न है, 930.25 के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या आए। a 1/6, b 4/3, c 2/3, d 1/2। तो दोस्तों 43वें नंबर के प्रश्न में जो हल करने पर आपका ऑप्शन डी 1/2 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अंडर रूट 930.25 बराबर आपका 30.5 दिया है। अब 30.5 दशमलव संख्या दिया गया है, अतः पूर्ण संख्या बनाने हेतु 30.5 से 30.5 माइनस 5 हो जाएगा, अर्थात 0.5 बराबर 1/2 भिन्न घटाया जाएगा। 44वां प्रश्न है, 300 ग्राम की चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए। ए 60 ग्राम, बी 25 ग्राम, सी 45 ग्राम, डी 40 ग्राम। तो दोस्तों 44वें नंबर के प्रश्न में हल करने पर आपका सबसे सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन ए 60 ग्राम। विलयन में चीनी की मात्रा बराबर 300 गुणे 40/100 बराबर 120 ग्राम दिया है। माना विलयन में x ग्राम चीनी मिलाई जाती है, तब प्रश्न के अनुसार 120 धन x बटे 300 धन x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 50/100 के। अब 50% बराबर 50/100 हो जाएगा, इसलिए 120 धन x बटे 300 धन x बराबर 1/2 हो जाएगा। अब आपका 240 धन 2x बराबर 300 धन x हो जाएगा हल करने पर, और 2x माइनस x बराबर 300 माइनस 240, तो x बराबर आपका 60 ग्राम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 407 है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ए 3700, बी 3400, सी 3500, डी 3600। तो दोस्तों 45वें नंबर के प्रश्न में हल करने पर जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए 3700 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे माना संख्या बराबर x है, तो प्रश्न के अनुसार x गुणे 108/100 माइनस x गुणे 97/100 बराबर आपका बराबर 407 हो जाएगा। अब 11x/100 बराबर 407 हो जाएगा। अब x बराबर 407 गुणे 100/11 हल करने पर आपका 3700 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। 46वां प्रश्न है, 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा अभिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या आए। ए 1/40, बी 3/40, सी 1/10, डी 1/20। तो दोस्तों 46वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा हल करने पर वो आपका ऑप्शन बी 3/40 हो जाएगा। अब जैसे 5 सही 3/4 धन 4 सही 4/5 धन 7 सही 3/8 बराबर हो जाएगा आपका हल करने पर 5 धन 3/4 धन 4 धन 4/5 धन 7 धन 3/8 बराबर 16 हो जाएगा। तो 3/4, 4/5 और 3/8 को आपका अलग कर लेंगे। अब 16 धन हो जाएगा 30 धन 32 धन 15/40 बराबर 16 धन 77/40 हो जाएगा। अब बराबर करेंगे तो 16 धन 1 सही 37/40 बराबर 16 धन 1 धन 37/40 बराबर 17 धन 37/40 हो जाएगा। अब पूर्ण संख्या प्राप्त करने के लिए एक में से भिन्न को घटा देंगे, तो 1 में से घटाएंगे 1 माइनस 37/40, तो आपका 3/40 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें रुपया 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ है। ए 50%, बी 56 सही 1/4%, सी 20%, डी 19 सही 1/2%। तो दोस्तों 47वें नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी 56 सही 1/4% बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्नानुसार एक व्यक्ति 10 वस्तु खरीदता है 8 रुपये में। अब एक वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 8/10 बराबर 0.80 रुपया, जबकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य आपका 1.25 रुपया। अब लाभ बराबर हो जाएगा 1.25 माइनस 0.80 बराबर आपका 0.45। अब लाभ बराबर 0.45 बटे 0.80 गुणे 100 हो जाएगा, बटे परसेंटेज हो जाएगा आपका, तो 4500 बटे 80 बराबर 225 बटे 4 बराबर 56 सही 1/4 आपका
राइट ऑप्शन हो जाएगा। 48वां प्रश्न है, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? ए 44%, बी 43%, सी 42% और डी 41%। तो दोस्तों 48वें नंबर के प्रश्न में हल करने पर आपका ऑप्शन बी 43% बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुल वृद्धि बराबर x धन y धन एक्स वाई बटे 100 बराबर हो जाएगा आपका 30 धन 10 धन 30 गुणे 10 बटे 100 के। अब बराबर हल करेंगे तो 40 धन 300 बटे 100 बराबर 40 धन 3 बराबर आपका 43% वृद्धि हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, यदि 27x बराबर 9 बटे 3x तो 1 बटे x पर घात 4 का मान क्या होगा? ए 4, बी 10, सी 8, डी 16। तो दोस्तों 49वें नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी जो है हल करने पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 27x बराबर 9 बटे 3x, अब हल करेंगे तो 3x बराबर 9 हो जाएगा और 3 पर घात 3x धन x बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा। घातों की तुलना करने पर 4x बराबर 2, तो इसलिए x बराबर 1/2 हो जाएगा। अब इसलिए 1/x पर घात 4 बराबर हो जाएगा 1/2 पर घात 4 के, और बराबर करेंगे 2 पर घात 4 तो बराबर हो जाएगा आपका 16। अब दोस्तों 50वां और आखिरी प्रश्न है आपका गणित का। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? ए 10%, बी 25%, सी 14%, डी 12%। तो दोस्तों 50वें और आखिरी प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका हल करने पर ऑप्शन ए 10% हो जाएगा। कैसे? माना मूलधन बराबर पी रुपया है, क्योंकि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, बराबर हो जाएगा आपका 2p माइनस पी बराबर पी रुपया। अब साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब p बराबर p गुणे r गुणे 10 बटे 100 हो जाएगा, तो r बराबर आपका कितना हो जाएगा? 10%। अब दोस्तों आपका तीसरा भाग है सामान्य जानकारी का। अब सामान्य जानकारी में आपका इस पेपर में 51 नंबर पर जो प्रश्न है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। ए सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, बी राज्यों के लिए अनुदान, सी रक्षा व्यय, डी आर्थिक सेवाओं पर व्यय। तो दोस्तों 51 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी रक्षा व्यय बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के समस्त व्यय को योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय में बांटा जा सकता है, जिसे क्रमशः विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय भी कहा जाता है। गैर विकासात्मक व्यय में रक्षा व्यय, सब्सिडी, ब्याज भुगतान, पेंशन जैसे व्यय शामिल किए जाते हैं, जबकि उपरोक्त अन्य व्यय विकासात्मक व्यय के अंतर्गत आते हैं। 52 नंबर पर जो प्रश्न है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है ए कोलेजन, बी मायोग्लोबिन, सी हीमोग्लोबिन, डी किरेटिन। तो दोस्तों 52 नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, जो प्रोटीन नामक धातु से बनी होती है। हीमोग्लोबिन में अधिकतर प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन एमिनो एसिड की श्रृंखला से बने होते हैं। 53 नंबर पर जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? ए देशों के बीच में लोगों का संचलन, बी लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन, सी देश में लोगों का संचलन, डी एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन। तो दोस्तों 53 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए देशों के बीच में लोगों का संचलन। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जनसंख्या का संचलन प्रवसन या माइग्रेशन कहलाता है, और यही संचलन जब एक देश से दूसरे देश को होता है तो अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन कहलाता है। 54 नंबर पर जो प्रश्न है, सॉफ्ट बैंक डैश 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 और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीनटेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। ए अडानी लिमिटेड, बी टाटा ग्रुप, सी रिलायंस इंडस्ट्रीज और डी भारती एंटरप्राइजेज। तो दोस्तों 54 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी भारती एंटरप्राइजेज बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट बैंक भारती एंटरप्राइजेज और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम SBG क्लीनटेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। 55 नंबर पर जो प्रश्न है, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया है? ए ऑपरेशन नेपाल, बी ऑपरेशन अभय, ऑप्शन सी ऑपरेशन सहाय, ऑप्शन डी ऑपरेशन मैत्री। तो दोस्तों 55 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी ऑपरेशन मैत्री बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन मैत्री 2015 में नेपाल में आए भूकंप से बचाव हेतु एक राहत अभियान था, जिसे भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। गौरतलब है कि भारत की प्रतिक्रिया भूकंप के 15 मिनट के भीतर ही शुरू हो गई थी। 56 नंबर पर जो प्रश्न है, लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? ए 30 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 20 वर्ष।
तो दोस्तों 56 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी 25 वर्ष बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु आपका 25 वर्ष होना चाहिए। 57 नंबर पर जो प्रश्न है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया है। ए हिंदू लीग द्वारा, बी मुस्लिम लीग द्वारा, सी ईसाई लीग द्वारा, डी सिख लीग द्वारा। तो दोस्तों 57 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी मुस्लिम लीग द्वारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया है। गौरतलब है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को तत्काल स्वीकार करने के लिए चलाया गया अभियान था। 58 नंबर पर जो प्रश्न है चौरी चौरा घटना कब हुई थी? ए 13 मार्च 1922, बी 5 फरवरी 1922, सी 3 मार्च 1922, डी 5 मई 1922। तो दोस्तों 58 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी 5 फरवरी 1922 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि चौरी चौरा की घटना आपका 5 फरवरी 1922 को हुई थी। 59 नंबर पर जो प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? ए फ्लोरीन, बी ऑक्सीजन, सी सोडियम, डी ब्रोमीन। तो दोस्तों 59 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए फ्लोरीन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त विकल्पों में फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है। 60 नंबर पर जो प्रश्न है किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता है? ए पेरू, बी चिली, सी अर्जेंटीना, डी ब्राजील। तो दोस्तों 60 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी चिली बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कोपा अमेरिका 2015 का आयोजन 11 जून से 4 जुलाई 2015 के मध्य चिली में संपन्न हुआ, जिसमें चिली ने अर्जेंटीना को हरा करके चैंपियनशिप अपने नाम की थी। गौरतलब है कि कोपा अमेरिका 2017 का आयोजन अर्जेंटीना में हुआ था, जिसमें ब्राजील जो है वो विजेता रहा था। 61 नंबर पर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? ए विपक्ष का नेता, बी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, सी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी भारत का महान्यायवादी। तो दोस्तों 61 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए विपक्ष का नेता बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष का नेता कैबिनेट स्तर के मंत्री के समकक्ष होता है, जिसमें उसे वह सारी सुविधाएं प्राप्त होती है जो एक कैबिनेट स्तर के मंत्री को प्राप्त होता है। 62 नंबर पर जो प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। ए मकर रेखा के दक्षिण में, बी भूमध्य रेखा के उत्तर में, सी कर्क रेखा के उत्तर में और डी भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो दोस्तों 62 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन बी भूमध्य रेखा के उत्तर में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कन्याकुमारी तमिलनाडु का प्रमुख शहर है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में अवस्थित है। गौरतलब है कि भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 63 नंबर पर प्रश्न है वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? ए रंगून, बी ग्वालियर, सी आगरा, डी दिल्ली। तो दोस्तों 63 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए रंगून बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रंगून वर्तमान नाम इसका यंगून है, म्यांमार का वृहत्तम शहर है। ब्रिटिश काल में बहादुर शाह जफर को यहीं भेज दिया गया था, जिसकी यहीं पर मृत्यु हो गई थी। 64 नंबर पर प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए अगस्त कथन के विरुद्ध, बी गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, सी विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम और डी नमक कर के विरुद्ध। तो दोस्तों 64 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी नमक कर के विरुद्ध बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी से चलना प्रारंभ किया था। 65 नंबर पर प्रश्न है भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई है? ए नामची सिक्किम, बी चूरू राजस्थान, सी मासिन राम मेघालय, डी चंबा हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों 65 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन सी मासिन राम मेघालय बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मासिन राम मेघालय में भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है। 66 नंबर पर प्रश्न है एनपीपी से क्या अभिप्राय है? ए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, बी नेशनल पॉपुलेशन प्रोडक्शन, सी नेशनल पॉपुलेशन प्रोग्राम, डी नेशनल पॉपुलेशन प्रोजेक्ट। तो दोस्तों 66 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एनपीपी का पूरा नाम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अर्थात नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी होता है। भारत सरकार द्वारा सन 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाई गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य पूर्व में 2045 तथा 2070 तक देश की जनसंख्या को स्थिर करना लक्ष्य रखा गया है। 67 नंबर पर प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए जहीर अब्बास, बी मुस्तफ़ा कमाल, सी जगमोहन डालमिया, ए एम श्रीनिवासन। तो दोस्तों ऑप्शन ए जहीर अब्बास बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जून 2015 को जहीर अब्बास को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जिनका कार्यकाल 2017 तक रहा है। 68 नंबर पर प्रश्न है जून 2015 के चौथे सप्ताह में 2 उद्यमियों और अनेक नागरिक निकायों के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहाँ हुआ था? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी असम।
तो दोस्तों 68 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी असम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अपशिष्ट प्रबंधन पर समझौता 2015 में असम के 2 प्रमुख उद्यमियों जिसमें सांख्यिकी और पूरक राय और अनेक निकायों के बीच में संपन्न हुआ था। 70 नंबर पर प्रश्न है आच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? ए प्रस्वेदन, बी शुष्कन, सी परासरण, डी प्रस्फुटन। तो दोस्तों 69 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए प्रस्वेदन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रस्वेदन आच्छादन अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने का गुण होता है। 70 नंबर पर जो प्रश्न है दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? ए प्रोटीनों का, बी विटामिनों का, सी कार्बोहाइड्रेटों का, डी वसाओं का। तो दोस्तों 70 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए प्रोटीनों का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो जितनी भी दालें होती हैं वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होती हैं। 71 नंबर पर जो प्रश्न है मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? ए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, बी मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड के क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट द्वारा, सी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। तो दोस्तों 71 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएं स्थापित की गई हैं। 72 नंबर पर जो प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, बी राष्ट्रीय ध्वज, सी प्रस्तावना, डी मूल अधिकार। तो दोस्तों 72 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी प्रस्तावना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, जबकि भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा माना है। 73 नंबर पर प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश 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 के ब्राह्मण मूल पाठ हैं? ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। तो दोस्तों 73 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी यजुर्वेद बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। 74 नंबर पर प्रश्न है ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि ए पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, बी दोनों में किया गया कार्य समान होता है किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है, सी पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है, और डी पत्थर को उठाने में किया गया कार्य इसे लुढ़काने के समान होता है। तो दोस्तों 74 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 74 नंबर के प्रश्न में। 75 नंबर पर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? ए मल्होत्रा समिति, बी नरसिंहन समिति, सी राघवन समिति और डी स्वर्ण सिंह समिति। तो दोस्तों 75 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या आपका टोटल 11 है। अब दोस्तों चौथा पार्ट है आपका ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण विकास। तो दोस्तों ग्रामीण विकास से टोटल 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल 25। तो 76 नंबर पर जो पहला प्रश्न है आपका ग्रामीण विकास का, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने रुपए डैश 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 करोड़ का प्रावधान किया। ए 556, बी 685, सी 123, डी 315। तो दोस्तों 76 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन बी 685 करोड़ रुपया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण हेतु कुल 685 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। 77 नंबर पर जो प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? 829, बी 820, सी 620, डी 720। 77 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन ए 829 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 78 नंबर पर जो प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? ए 80, बी 100, सी 60, डी 70। तो दोस्तों 78 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी 70 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 70 लीटर प्रति व्यक्ति
प्रतिदिन के हिसाब से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। 79 नंबर पर जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? ए 27, 32, सी 18, डी 23। तो दोस्तों 79 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 18 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले सहित 18 मंडल हैं, जो इस प्रकार है जैसे कि आगरा मंडल है, अलीगढ़ मंडल है, इलाहाबाद मंडल है, आजमगढ़ मंडल है, बरेली मंडल है, बस्ती मंडल है, चित्रकूट मंडल है, देवीपाटन है, फैजाबाद है, गोरखपुर मंडल, झांसी मंडल, कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल, मेरठ मंडल, मिर्जापुर मंडल, मुरादाबाद मंडल और सहारनपुर एवं वाराणसी मंडल है। तो टोटल 18 मंडल और 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। 80 नंबर पर जो प्रश्न है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय ए फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, बी नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, सी सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ, डी निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में। तो दोस्तों 80 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन बी नगरीय औद्योगिक संपदाओं में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ एवं निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना है। 81 नंबर पर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA मनरेगा प्रारंभ किया गया है? ए 2007, बी 2008, सी 2005, डी 2006। तो दोस्तों 81 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन डी 2006 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 2006 में उत्तर प्रदेश में मनरेगा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 82 नंबर पर जो प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? ए चौथा, बी पांचवा, सी दूसरा, डी तीसरा। तो दोस्तों 82 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए चौथा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विभाजन के पूर्व उत्तर प्रदेश का देश में क्षेत्रफल के अनुसार 5वां स्थान था, लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश क्रमशः शीर्ष राज्य हैं। 83 नंबर पर जो प्रश्न है, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997-2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? ए 25,000 रुपया, बी 28,000 रुपया, सी 20,000 रुपया, डी 18,000 रुपया। तो दोस्तों 83 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी 20,000 रुपया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में BPL परिवारों की वार्षिक आय का स्तर आपका 20,000 रुपया था। 84 नंबर पर जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित हैं? ए अलीगढ़ क्षेत्र में, बी फतेहपुर क्षेत्र में, सी मुगलसराय क्षेत्र में, डी कानपुर क्षेत्र में। तो दोस्तों 84 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी मुगलसराय क्षेत्र में बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मुगलसराय क्षेत्र में रेल इंजन संयंत्र स्थित है। 85 नंबर पर जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ए 1952, बी 1956, सी 1945, डी 1947। तो दोस्तों 85 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 1945 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सन 1945 में उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। 86 नंबर पर जो प्रश्न है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना ABRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? ए 25% 7,500 रुपया, बी 33% 7,500 रुपया, सी 25% 10,000 रुपया, डी 33% 10,000 रुपया। तो दोस्तों 86 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 25% 7,500 रुपया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का प्रमुख लक्ष्य सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत का 25% एवं अधिकतम 7,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। 87 नंबर पर प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जाँच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? ए दैनिक, बी त्रैमासिक, सी साप्ताहिक, डी पाक्षिक। तो दोस्तों 87 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए दैनिक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से की गई। इस योजना के अंतर्गत बच्चों को दैनिक आधार पर भोजन की गुणवत्ता हेतु जाँच पड़ताल करनी चाहिए। 88 नंबर पर प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? ए 33%, बी 50%, सी 10%, डी 20%। तो दोस्तों 88 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए 33% बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायत में महिलाओं हेतु 33% सीटों का आरक्षण
किया गया है। 89 नंबर पर जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई? ए NIC, बी अर्थशास्त्र, सी कोशवानी, डी सृष्टि। तो दोस्तों 89 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन सी कोशवानी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कोशवानी वेबसाइट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की जाती है, जो राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकार की लेन देन से संबंधित होता है। 90 नंबर पर जो प्रश्न है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? ए 0.2529 हेक्टेयर, बी 0.4425 हेक्टेयर, सी 0.2025 हेक्टेयर, डी 0.3058 हेक्टेयर। तो दोस्तों 90 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन ए 0.2529 हेक्टेयर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मध्य भारत में 1 बीघा होता है आपका 0.2529 हेक्टेयर के बराबर। 91 नंबर पर जो प्रश्न है, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ? ए कुचिपुड़ी, बी घूमर, सी कथक, डी भरतनाट्यम। तो दोस्तों 91 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी कथक बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कथक लोक नृत्य जो है आपका उत्तर प्रदेश में इसका उद्भव हुआ था। 92 नंबर पर जो प्रश्न है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? ए कृषि प्रलेख, बी मैपिंग सीट, सी भू अधिकारों के प्रलेख, डी पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी। तो दोस्तों 92 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी भू अधिकारों के प्रलेख बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जमाबंदी का तात्पर्य भू अधिकारों के प्रलेख से होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जमाबंदी पटवारी का बही खाता होता है, जिसमें काश्तकारों के लगान का हिसाब और ब्यौरा लिखा जाता है। 93 नंबर पर प्रश्न है, SGSY का पूर्ण रूप क्या है? डैश 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 आपका ए स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, बी स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना, सी स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना, डी स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना। तो दोस्तों 93 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि SGSY का पूर्ण नाम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। गौरतलब है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण गरीबों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1999 को यह योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। 94 नंबर पर प्रश्न है, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? ए अलीगढ़, बी आजमगढ़, सी मिर्जापुर, डी देवीपाटन। तो दोस्तों 94 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी मिर्जापुर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर मंडल विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों के लिए जाना जाता है। ध्यातव्य है कि भारत में कालीन बनाने का ज़्यादातर काम पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर में होता है। बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र के दूर दराज गाँवों में कालीन उद्योग का बृहद विकास हुआ है। 95 नंबर पर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में डैश 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 तक पहुंचा है। ए 925, बी 930, सी 912, डी 922। तो दोस्तों 95 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन सी 912 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 898 था। 96 नंबर पर जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? ए चावल, बी इस्पात बेलनी, सी कपड़ा, डी चीनी। तो दोस्तों 96 नंबर के प्रश्न में आपका जो सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी चीनी मिल सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, इसलिए आपका ऑप्शन डी चीनी मिल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चीनी की सबसे अधिक मिलें हैं। ज्ञात है कि चीनी उद्योग ग्रामीण भारत में स्थित कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में चीनी उद्योग ग्रामीण संसाधनों को जुटाकर रोजगार एवं उच्चतर आय, परिवहन एवं संचार सुविधाओं के सृजन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र बिंदु रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 97 नंबर पर जो प्रश्न है, बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? ए समाजवादी पेंशन स्कीम, बी मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, सी समाजवादी आवास योजना, डी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो दोस्तों 97 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन ए समाजवादी पेंशन स्कीम बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी पेंशन का प्रमुख उद्देश्य ऐसे बीपीएल परिवारों को लाभ देने से है जो बीपीएल सूची से छूट गए हैं। 98 नंबर पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? ए चंदौली जिला न्यायालय, बी पीलीभीत जिला न्यायालय, सी बांदा जिला न्यायालय, डी इटावा जिला न्यायालय।
तो दोस्तों 98 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी इटावा जिला न्यायालय बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इटावा जिला न्यायालय उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी इटावा जिला न्यायालय बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 99 नंबर पर प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? ए राज्यपाल, बी लिपिक, सी लेखपाल, डी काजी। तो दोस्तों 99 नंबर के प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प है वो आपका ऑप्शन सी लेखपाल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण पटवारी के द्वारा किया जाता था, जिसे वर्तमान समय में लेखपाल कहा जाता है। दोस्तों 100 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा आपका, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल 13 सितंबर 2015 को प्रथम पाली में जो परीक्षा हुई थी उसमें 100 नंबर पर आखिरी प्रश्न पूछा गया था आपका, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से है? ए 62, बी 29, सी 40, डी 31। तो दोस्तों 100वें और आखिरी प्रश्न में जो आपका सबसे सही विकल्प होगा वो आपका ऑप्शन डी 31 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के लिए कुल 31 सीटें निर्धारित हैं। गौरतलब है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 13 सितंबर 2015 को प्रथम पाली में जो पेपर हुआ था उस पेपर में जो पूरे 100 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी 100 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल अर्थात डिटेल एक्सप्लेनेशन ये सॉल्यूशन वीडियो था जो कि कंप्लीट हुआ। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। आगामी जो परीक्षा होने वाली है, जो वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल और उत्तर प्रदेश चकबंदी लेखपाल की 2020-21 में, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बेशक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है ऑल हिट एग्जाम, अर्थात भारत में जितनी भी गवर्नमेंटेड एग्जाम की तैयारी होती है वो सभी एग्जाम की तैयारी हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर कराई जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।